हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटना IGS क्लासेस में। मैं चला रहा था 17वीं PSC का रिवीजन और आज का टॉपिक है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। क्या हो, देखिए ध्यान से। तो नेपाल के PM ने क्या किया है कि अभी अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के हेड रेस टनल का उद्घाटन किया है। यह 900 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। यह परियोजना शंखुवासला जिले में आपकी पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर बना हुआ है। परियोजना का विकास बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के आधार पर SJVN अरुण थर्ड पावर डेवलपमेंट कंपनी कर रही है और यही कंपनी जो है भारत के सतलज जल विद्युत निगम की पूर्व स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी भी है। अब देखिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि अरुण थर्ड जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है, तो ये आप ज़्यादा दिमाग में रखिएगा। अगला टॉपिक है आपका कि ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट। ये अपडेट किस चीज़ की है, तो देखिए ये रिपोर्ट जो होती है WMO द्वारा जारी की जाती है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इसमें वार्षिक से लेकर 10 की एनुअल टू डिकेडल के बारे में बताया जाता है कि 10 वर्षों में मौसम का क्या हाल रहा है उस जगह का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी कर दी गई है। जारी करने वाले का नाम है क्रॉकेटली साइमंस, जो कि शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ रहे हैं और ये इनके द्वारा जो जारी की गई रैंकिंग है ये 2025 वाली रैंकिंग है। और ये रैंकिंग में उन्होंने 9 प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए IIT बॉम्बे को 118वां स्थान दिया है इंडिया के अंदर। और फर्स्ट नंबर जो है वो आपकी अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट है, MIT जिसको बोलते हैं, और लगातार ये 13वें साल रैंक 1 आई है। अगला टॉपिक है आपका बायो रेमेडिसिन क्या होता है। तो देखिए हाल ही में पाया गया एक समुद्री कवक फंगस पैरिंगियोडोंटियम एल्बम पैरामैंगनी विकिरण के संपर्क में आने के बाद प्लास्टिक पॉलीइथिलीन का अपघटन कर सकती है। मतलब जैसे ही ये जो फंगस है आपके प्लास्टिक के संपर्क में आएगी तो प्लास्टिक को ये क्या करती है, खाना स्टार्ट कर देती है। देखिए लिखा गया है कि प्लास्टिक का अपघटन करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग प्लास्टिक के बायो रेमिडिएशन के लिए किया जा सकता है। अब बायो रेमिडिएशन के तहत क्या होता है, देखिए बायो रेमिडिएशन कहते किसको हैं, मिट्टी पानी जैसे प्राकृतिक घटकों में मौजूद प्रदूषकों को कम करने और हटाने के लिए ये सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या, तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी कर दिया गया है। जारी करने वाले जो देश हैं जो प्रकाशक हैं येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ पॉलिसी के द्वारा ये जारी की जाती है। इन्वायरमेंटल पॉलिसी परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा जो रैंक लेके आई है वो है ऑस्ट्रेलिया। भारत का रैंक बहुत ज़्यादा खराब है, 176वें स्थान पे भारत आ रही है। तो रैंक देख लीजिएगा, दोनों का पहला स्थान पे एस्टोनिया है, दूसरे 176वें स्थान पे भारत है। अब देखिए थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि भारत वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जक है। अगर आपको पता होगा कि पहला और दूसरा कौन है GHG उत्सर्जक, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। 2022 में विश्व में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जक अभी करने वाला पूरे विश्व में भारत है। अब हम बात करते हैं कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। देखिए इसका फुल फॉर्म छूट चुका है, आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, MPLS मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव्स करके कुछ है। तो देखिए अभी हुआ क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि मुख्य सूचना आयुक्त CIC को MPLADS के तहत सांसद सदस्यों द्वारा निधियों के उपयोग पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया गया है। देखिए MPLADS होता क्या है, इसमें क्या होता है कि संसद को स्थानीय क्षेत्र के विकास करने के लिए कुछ फंड मिलता है। अब ये फंड जो मिल रही है उसमें क्या होता है कि जो CIC है, मुख्य सूचना आयुक्त है, उस पर नज़र बना के रखी हुई थी और उसके बारे में वो हमेशा बताते रहते थे, जिसपे दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाया है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा MPLADS को देख लीजिएगा कि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक संसद को स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर विकास से जुड़े कार्य कराने हेतु, तो देखिए क्लियर लिखा है, विकास से जुड़े कार्य कराने हेतु जिला प्रशासन को सिफारिश करती है। अब देखिए लोग RTI लगाकर अब क्या है कि इस योजना के बारे में पता कर सकते हैं कि हमारे सांसद महोदय ने कितना खर्च किया है, कितना अभी खर्च और बाकी है और क्या क्या काम किया है। तो MPLADS बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा उसको। अब हम बात करते हैं बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के बारे में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस जुड़ा है। इसमें क्या हुआ है ना कि अभी देखिए कोविड-19 महामारी के दौरान क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सब देशों में दवाओं की कमी होने लगी थी। तो बहुत ज़्यादा जब देशों की दवाओं में कमी होने लगी तो ऐसा सिचुएशन फिर ना आए, इसलिए ये आपका अलायंस आया है बायो फार्मास्यूटिकल। इसमें कौन कौन से देश है, तो भारत है,
साउथ कोरिया है, यूएसए है, जापान है और यूरोपियन यूनियन है, ठीक है ना। और ये लोग क्या करेंगे कि दवा आपूर्ति की कमी से प्राप्त अनुभव, अगर दवा आपूर्ति का जो कमी हुआ था कोविड-19 में वो अभी ना हो ऐसा आगे आने वाले टाइमों में, तो इसीलिए इन्होंने ये अलायंस बनाया है। अब है एक टॉपिक भारतीय कपास निगम के बारे में जान लीजिए। देखिए, कपास निगम, कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया, सीसीआई तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अपना डिपो खोल रही है, इसलिए थोड़ा सा अभी ये चर्चा में रहा था। सीसीआई वस्त्र मंत्रालय के अधीन आता है और इसका हेडक्वार्टर जो है नवी मुंबई में है। अब हम बात करते हैं, चलिए तो यहीं तक है इस टॉपिक का, तो आज खत्म करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।